तो बच्चों आज हम लोग बुचेरेलिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे जूलॉजी के कंसर्न पेपर में होता है हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट जिनके सिलेबस में ये टॉपिक होगा वो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे और इस लेक्चर के बाद जो आपको पीडीएफ दी जाएगी उस पीडीएफ को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे और इसकी लाइफ साइकिल का डायग्राम भी आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस लेक्चर में बुचेरेलिया, ये जो पैरासाइट होता है, ये जो एनिमल है फाइलम नीमेटोडा का, ठीक है ना, तो इस एनिमल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका हैबिटाट क्या है और अल्टीमेटली इसकी लाइफ साइकिल क्या है और इसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, इससे ह्यूमंस में कौन सी डिजीज़ होती है, डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, डिजीज़ का सिम्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो पढ़ते हैं हम लोग बुचेरेलिया के बारे में। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स क्या कि बुचेरेलिया का अगर हम हैबिटाट देखें, फाइलम नीमेटोडा का ये एनिमल है, राउंड वॉर्म है। कैसा एनिमल है? राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म का मतलब क्या होता है? गोल, जो राउंडेड होते हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, ठीक है ना, जो कि राउंडेड होते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर के शेप के होते हैं। ठीक है, और उन्हीं को राउंड वॉर्म कहा जाता है। फाइलम नीमेटोडा में इनको रखा जाता है। तो बुचेरेलिया एक नीमेटोड है या फाइलम नीमेटोडा का एक एनिमल होता है, इसको राउंड वॉर्म भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हम इंसानों के अंदर डिजीज कॉज करता है, बीमारी पैदा करता है। उस बीमारी को हम लोग बुचेरेलिएसिस कहते हैं या फिर हम उसको फाइलेरिएसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुचेरेलिएसिस या फिर फाइलेरिएसिस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी इस लेक्चर में लास्ट में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बुचेरेलिया का हैबिटाट क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है बुचेरेलिया। तो अगर इसका हैबिटाट देखा जाए तो ये एक एंडो पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है? एंडो पैरासाइट, मतलब ये बॉडी के अंदर जाकर रहता है। किसकी बॉडी के अंदर जाकर रहता है? हम ह्यूमंस के अंदर जाकर रहता है, यानी ये ह्यूमंस का या मैन का एंडो पैरासाइट है। और ये डाइजेनेटिक है। कैसा है? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब कि ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। इसकी पूरी लाइफ साइकिल में इसके अंदर 2 होस्ट होते हैं। ये अपनी आधी लाइफ साइकिल एक होस्ट में और बची हुई लाइफ साइकिल दूसरे होस्ट में पूरा करता है। तो जब भी कोई एनिमल या कोई भी ऐसा पैरासाइट जो अपनी लाइफ में 2 से 2 होस्ट में अपनी लाइफ को कंप्लीट करे तो उसको हम डाइजेनेटिक कहते हैं। तो बुचेरेलिया भी क्या है? डाइजेनेटिक है। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट वो होता है मैन यानी हम ह्यूमंस, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो कौन होता है? वो होती है क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो, या हम ऐसे बोलते हैं फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये जो क्यूलेक्स स्पीशीज जीनस की जो मॉस्किटो होते हैं फीमेल, वो इनके सेकेंडरी होस्ट होते हैं। तो बुचेरेलिया अपनी आधी लाइफ साइकिल हम इंसानों के अंदर पूरा करता है और आधी लाइफ साइकिल जो है वो फीमेल मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर अपनी पूरी करता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये एक विविपैरस या ओविविपैरस एनिमल है, यानी ये अपने बच्चे देता है। क्या देता है? बच्चे देता है। ठीक है ना, या इनके अंडों से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको ओविपैरस कहते हैं। तो बुचेरेलिया एक ओविपैरस या हम बोल सकते हैं ओवोविविपैरस, दोनों का मतलब वही, अंडे से बच्चे निकलना। दिस इज कॉल्ड ओवोविविपैरस। ठीक है ना, तो ओवोविविपैरस ये एक पैरासाइट होता है या एनिमल होता है। कौन? बुचेरेलिया। तो मैंने आपको बता दिया ये कहाँ रहता है, ये हम ह्यूमंस के अंदर रहता है। हम ह्यूमंस के अंदर कहाँ पर रहता है? ये हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स और लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है। बेसिकली कहाँ होता है? हमारे अंदर जो लसिका ग्रंथियाँ और जो लसिका वाहिनियाँ पाई जाती हैं, लिम्फ वेसल्स जो होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं ना। हमारी बॉडी में कई जगह पर लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई ग्लैंड्स होती हैं, उनके अंदर जाकर ये रहता है हम ह्यूमंस के अंदर। तो हैबिटाट के बाद अब बात करते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। पूरी दुनिया में कहाँ पर पाया जाता है बुचेरेलिया? देखो बच्चों, बुचेरेलिया ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में बुचेरेलिया की स्पीशीज पाई जाती हैं, जैसे कि इंडिया में, वेस्ट इंडीज में, चाइना में, जापान में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में। तो इंडिया, वेस्ट इंडीज, चाइना, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो इन सब कंट्रीज में जो है बुचेरेलिया
पाया जाता है, इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यही है, ठीक है ना, इन सब जगहों पर ये पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब स्टूडेंट जब आप फिगर ये देख रहे हो वुचेरेलिया का, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको आपको बनाना पड़ेगा अपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, और इसको लिखना पड़ेगा। तो ये आप फिगर देखो, ये कैसा है, ये लंबा सा है, ये लंबा सा है फील्ड या फिर ये लंबा सा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, आमतौर पे ये ट्रांसपेरेंट ही होता है। ये लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वुचेरेलिया की बॉडी दिखने में, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, और इसकी बॉडी के जो दोनों एंड होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। कैसे होते हैं, टेपरिंग। टेपरिंग का मतलब होता है नुकीला। तो इसके देखो, ये देखो आप यहाँ टेप देखो नुकीली है, इस तरह से आगे से भी ये थोड़ा टेपरिंग होता है, नुकीला होता है, ठीक है ना, लेकिन आपको इधर से ज़्यादा दिख रहा होगा। तो वुचेरेलिया की बॉडी के जो दोनों छोर होते हैं वो कैसे होते हैं, टेपरिंग होते हैं, यानी कि नुकीले होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब मैं आपको इसके लेंथ बता देता हूँ। देखो मेल जो होता है, इसका मतलब ये यूनिसेक्सुअल एनिमल है। मेल वुचेरेलिया अलग होता है, फीमेल वुचेरेलिया अलग होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। ये कोई हर्माफ्रोडाइट केचुआ की तरह नहीं होता, एक ही बॉडी में दोनों हो, ये सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल की साइज जो होती है वो छोटी होती है, और फीमेल वुचेरेलिया की जो साइज होती है वो ज़्यादा लंबी होती है और थोड़ी मोटाई होती है। तो मेल वुचेरेलिया जो होता है, जो मेल होता है, मेल स्ट्रेन या मेल प्रजाति जो होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर। 2.5 से 4 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई होती है मेल वुचेरेलिया की। और जो उसका व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, इसकी मोटाई जो होती है, वो मोटाई आपकी होती है 0.1 mm डायमीटर। कितना, 0.1 mm डायमीटर इसका होता है। और लेंथ कितनी होती है, 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर, किसकी, मेल वुचेरेलिया की। अब मैं आपको फीमेल वुचेरेलिया की लंबाई भी बताता हूँ, याद करो इसको। फीमेल वुचेरेलिया की जो लेंथ होगी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया मेल से ज़्यादा होती है, तो वो होती है 8 to 10, यानी 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर, 8 to 10 सेंटीमीटर वो उसकी लेंथ होती है फीमेल वुचेरेलिया की, ठीक है ना। और जो उसकी विड्थ होती है, जो उसकी मोटाई होती है, वो होती है 0.2 से लेकर 0.3 mm उसका डायमीटर होता है। 0.2 से 0.3 mm डायमीटर होता है फीमेल का, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो जो इनके बच्चे होते हैं इनको माइक्रोफाइलेरी कहा जाता है। मैंने अभी बताया ना कि ये ओविविपेरस होता है, ये बच्चे देता है। तो इनके जो बच्चे होते हैं वो उनको क्या बोला जाता है, माइक्रोफाइलेरी। बच्चों को क्या बोलेंगे, वुचेरेलिया के बच्चों को क्या बोलेंगे, माइक्रोफाइलेरी बोलेंगे। लार्वा भी कह सकते हो, माइक्रोफाइलेरी। अब ये जो माइक्रोफाइलेरी यानी इनके जो बच्चे होते हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं। ये हमारे ह्यूमंस के अंदर, मैंस के अंदर, हमारे ब्लड में और हमारे लिम्फ में जो है ये क्या करते हैं, सर्कुलेट होते हैं। बेसिकली ये ब्लड में पाए जाते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं माइक्रोफाइलेरी, ये हमारे ब्लड में रात के वक्त नॉकटर्नल हैबिटेट इनका होता है, यानी ये रात के टाइम जो है इसकी नॉकटर्नल पीरियडिसिटी होती है। रात में ये आमतौर पे क्या होते हैं, हमारे ब्लड में ये क्या करते हैं, काफ़ी तेज़ी से एक्टिवली स्विम करते हैं। कौन, माइक्रोफाइलेरी यानी कि वुचेरेलिया के बच्चे, ठीक है ना। और रात में ही जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो जब हमको काटती है तो ये हमारे ब्लड में से उनके अंदर चले जाते हैं, इसीलिए इनकी नॉकटर्नल पीरियडिसिटी होती है। रात में ये इसीलिए एक्टिव होते हैं क्योंकि एक तरह का इनका एडाप्टेशन है कि आप जानते हो आमतौर पर हमें मॉस्किटो जो होता है रात में काटता है, बाइट करता है, तो इजीली ये उस टाइम अगर स्विम करेंगे हमारे ब्लड में तो ये आसानी से जो है अपने सेकेंडरी होस्ट के अंदर चले जाते हैं। जब कोई फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो हमें बाइट करेगी, हमारे खून को सक करेगी, तो उसी के साथ हमारे ब्लड में से माइक्रोफाइलेरी यानी जो बच्चे होते हैं वुचेरेलिया के, वो फीमेल मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ आपको कि ये जो माइक्रोफाइलेरी है यानी कि इनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा वक्त तक हमारे अंदर जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उनको जो है इसीलिए वो ब्लड में स्विम करते रहते हैं। और जैसे ही कोई क्यूलेक्स मॉस्किटो उसको काटता है, हम इंसानों को सक करता है हमारे ब्लड को, तो वैसे ही जो है ये उनके अंदर भी क्या होते हैं, चले जाते हैं और हम ह्यूमन की बॉडी में से आगे बढ़ जाते हैं और फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं। समझ में आ गई बात ना। अब मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताता हूँ। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, एक बार में आपको ध्यान से समझ लेना है इसकी लाइफ साइकिल। इसका जो लाइफ साइकिल का डायग्राम है वो आपको आपकी PDF में मिल जाएगा आपके पोर्टल पे, उसको आप वहाँ से देखकर बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसको बहुत अच्छे से बनाना
सीख लेंगे, आपको एग्जाम में उसको बनाना भी पड़ेगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया अभी, ये डाइजेनेटिक है, यानी वुचरेरिया जो होता है वो डाइजेनेटिक होता है। इसका मतलब कि वो द्विकोषीय है। उसकी पूरी लाइफ साइकिल में कितने होस्ट होते हैं? 2 होस्ट होते हैं। उसकी आधी लाइफ जो होती है मैन के अंदर कंप्लीट होती है, हम इंसानों के अंदर, और आधी लाइफ किसके अंदर कंप्लीट होगी? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के। इंडिया में क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर जो है इसकी आधी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो इस तरह से इसकी पूरी लाइफ साइकिल में कितने होस्ट हो जाएंगे? 2 होस्ट हो जाएंगे। प्राइमरी होस्ट इज मैन व्हाइल सेकेंडरी होस्ट इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। हो गया ना बच्चों? अब उसके बाद जो है मेल फीमेल जो होते हैं वो आपस में क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे, कॉपुलेट करेंगे। आपस में वो क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे। और रिप्रोडक्शन करने के बाद कहाँ पर यूज करेंगे? हम ह्यूमंस की लिम्फ ग्लैंड्स में, हम इंसानों के अंदर जो लसिका ग्रंथियाँ होती हैं बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे पाई जाती हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं, नीचे यहाँ पे कमर के पास पाई जाती हैं। तो ये जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं इन्हीं में जो है ये क्योंकि वहीं रहते हैं, तो वहाँ पे मेल और फीमेल जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? कॉपुलेट करते हैं, यानी प्रजनन करते हैं। और कॉपुलेट करने के बाद जो है जो फीमेल होती है वो क्या देती है? वो जो अंडे देती है उनसे बच्चे निकलते हैं। तो फीमेल जो होती है वो विविपैरस या ओवो विविपैरस होती है। ओवो विविपैरस बोलना ज़्यादा ठीक है, विविपैरस नहीं बोलना चाहिए। बेटर ये है कि हम ओवो विविपैरस बोलें क्योंकि इनके अंडे से बच्चे निकलते हैं जल्दी से। तो जो फीमेल होती है वो रिप्रोडक्शन के बाद क्या करती है? बच्चे देती है, अपने छोटे बच्चे देती है। उनको क्या कहा जाता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी को, माइक्रोफाइलेरी कहा जाता है। वुचरेरिया के छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? जिनका जन्म होता है फीमेल वुचरेरिया से, उनको क्या बोलेंगे? माइक्रोफाइलेरी बोलेंगे। ये जो माइक्रोफाइलेरी होते हैं ये हमारे ब्लड में आ जाते हैं। तो लिम्फ ग्लैंड्स में से ये कहाँ आ जाएंगे? हमारे ब्लड में आ जाएंगे। बहुत ध्यान सुनो, लिम्फ ग्लैंड से ये हमारे ब्लड में आ जाएंगे। और हमारे ब्लड में जब ये आ जाएंगे तो वहाँ आने के बाद जो है ये हमारे ब्लड में जो स्विम करेंगे। जो माइक्रोफाइलेरी बहुत एक्टिवली स्विम करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। और जैसे ही कोई क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो हमको काटने के लिए आएगी और हमारे ब्लड को सक करेगी काटते हुए, तो ये तुरंत जो है हमारे ब्लड में से फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। कौन चला जाएगा? बच्चे, यानी माइक्रोफाइलेरी। ठीक है ना स्टूडेंट? इस तरह से वो सेकेंडरी होस्ट के अंदर चले जाएंगे। सेकेंडरी होस्ट का मतलब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, उसके अंदर वो चले जाएंगे जब वो मॉस्किटो हमें बाइट करेगी, काटेगी और हमारे ब्लड को सक करेगी। अब मॉस्किटो में वो कहाँ जाएंगे? तो माइक्रोफाइलेरी यानी जो बच्चे हैं वो मॉस्किटो में घुसते ही उसके स्टमक में चले जाएंगे। कहाँ पर? स्टमक, उसके आमाशय में, उसके एलिमेंट्री कैनाल में चले जाएंगे। स्टमक से आगे बढ़ेंगे और उसके गट में जाएंगे। उसकी गट मतलब उसके इंटेस्टाइन में जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद वो गट को क्या करेंगे? पेनिट्रेट कर देंगे। माइक्रोफाइलेरी स्टमक की गट को पेनिट्रेट कर देगा, यानी उसको तोड़ देगा। और तोड़कर जो है उस गट में से जो है वो आगे बढ़ेगा और वो चला जाएगा मॉस्किटो की थोरेकिक मसल्स में। कहाँ पर? थोरेकिक मसल्स में। ठीक है ना? याद रखना है आपको। सबसे पहले स्टमक में आया, जैसे फीमेल मॉस्किटो ने हमें काटा, हमारे ब्लड में से माइक्रोफाइलेरी चले गए फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल मॉस्किटो के अंदर, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर। कहाँ गए? स्टमक में। स्टमक से कहाँ गए? गट में। और गट में जाने के बाद माइक्रोफाइलेरी क्या किया? गट को क्या कर दिया? पेनिट्रेट कर दिया, तोड़ दिया। और उसके बाद वो चला गया कहाँ पर? मॉस्किटो की थोरेकिक मसल्स में चला गया। अब थोरेकिक मसल्स में जाने के बाद वहाँ पर इसकी साइज जो होगी वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी और ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। माइक्रोफाइलेरी में अब डेवलपमेंट होगा और ये थोरेकिक मसल्स में, मॉस्किटो की थोरेकिक मसल्स में पहुंचने के बाद वहाँ पर माइक्रोफाइलेरी की साइज शॉर्ट हो जाएगी और ये थोड़ा थिक हो जाएगा। और वहाँ पर जो है अब हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेज लार्वी या फर्स्ट लार्वी स्टेज, यानी जब ये थोरेकिक मसल्स में पहुंचेगा माइक्रोफाइलेरी तो वहाँ पर जाने के बाद हम इसकी बॉडी का जो शेप है, जो साइज है, वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, छोटा हो जाएगा ये और मोटा हो जाएगा। और तब हम इस स्टेज में अब हम उसको बोलेंगे दिस इज फर्स्ट स्टेज लार्वा। ठीक है ना? ऑफ वुचरेरिया। तो वुचरेरिया का पहला स्टेज का लार्वा उसको माना जाएगा जब वो थोरेकिक मसल्स में जाकर छोटा और मोटा हो जाएगा। उसके बाद अगले 3 से 7 दिनों में, नेक्स्ट 3 to 7 डेज में, ये जो फर्स्ट स्टेज लार्वा होगा ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा, रैपिडली ग्रो करेगा। और जब ये रैपिडली ग्रो करेगा तो 3 से 7 दिनों बाद अब हम बोलेंगे इसको सेकेंड स्टेज लार्वा। क्या बोलेंगे? सेकेंड स्टेज लार्वा। थोरेकिक मसल्स में पहुंचा, शॉर्ट हुआ, मोटा हुआ, फर्स्ट स्टेज लार्वा। अगले जो है 3 to 7 डेज में, अगले 3 से 7 दिनों में ये और ग्रो किया, बड़ा हुआ फिर से, अब इसको सेकेंड स्टेज लार्वा कहेंगे। तेजी से बड़ा होगा, ग्रो रैपिडली। और उसके बाद आगे चलकर फिर अगले 10 से 11 दिन बाद, यानी नेक्स्ट 10 to 11 डेज के बाद जो है क्या होगा? ये पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा, फुल्ली ग्रोन।
पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा और तब हम इसको बोलेंगे थर्ड स्टेज लार्वा ऑफ मुचुरेरिया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आखिर में ये क्या करेगा, जब थर्ड स्टेज लार्वा में स्टेज में पहुंच जाएगा, उसके बाद यही स्टेज जो होती है वो मैन के लिए इन्फेक्टिव होती है। थर्ड स्टेज लार्वा जो मुचुरेरिया की होती है, उसी स्टेज में ये मानव के अंदर संक्रमण करता है, यानी मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर मुचुरेरिया कौन सी स्टेज में आता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर से थर्ड लार्वल स्टेज में आता है। थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा में, लार्वल डेवलपमेंट के थर्ड स्टेज में ये ह्यूमन के अंदर क्या करता है, एंट्री करता है। कहाँ से, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर से, ठीक है ना। अब जैसे ही इंसान में आ जाता है, फिर से वही बात, हम इंसानों के अंदर आने के बाद ये अल्टीमेटली हमारे ब्लड से होता हुआ हमारी जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, हमारी जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, उन सब में चला जाता है और वहीं पर ये ग्रो करता है, वहीं मेच्योर होता है, बड़ा होता है। इतने ज़्यादा हो जाते हैं ये कि हमारी सारी लिम्फ ग्लैंड जो होती है वो ब्लॉक हो जाती हैं। हमारी लिम्फ वेसल्स जो ह्यूमन्स की होती है वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। ये खूब सारे वहाँ पर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लिम्फ का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और लिम्फ ग्लैंड्स पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं और लिम्फ वेसल्स पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं हम ह्यूमन्स की, क्योंकि वहीं पर होते हैं, वहीं पर ये पाए जाते हैं, वहीं पर सर्वाइव करते हैं। मेल फीमेल्स फुली ग्रोन मुचुरेरिया, फीमेल्स के और मॉस्किटो में तो ये लार्वल स्टेज में होते हैं, लेकिन हम ह्यूमन्स के अंदर एडल्ट स्टेज में पाए जाते हैं हमारे लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ वेसल्स के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अल्टीमेटली आने के बाद फिर डिजीज़ कॉज होती है। तो अब मैं आपको लाइफ साइकिल बताने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, डिजीज़ का नाम। तो मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में ही बता दिया था कि मुचुरेरिया से जो बीमारी हम इंसानों को होती है उसको फाइलेरिएसिस कहा जाता है या फिर मुचुरेरिएसिस कहा जाता है, मुचुरेरिएसिस, चाहे फाइलेरिएसिस बोलो और चाहे मुचुरेरिएसिस बोलो। जब इंसान को फाइलेरिया का इन्फेक्शन, जब इंसान को मुचुरेरिया का इन्फेक्शन होता है, जब कोई क्यूलेक्स मॉस्किटो काट लेती है और इस तरह से जो है वो जो मुचुरेरिया होते हैं लार्वल स्टेज में इंसान के अंदर एंट्री करते हैं, तो आने के बाद तो इंसानों में क्या होगा, डिजीज़ के सिम्टम क्रिएट होते हैं कुछ दिन बाद, ठीक है ना। अब जो डिजीज़ के सिम्टम होते हैं, पहले तो क्या होता है, फीवर होता है, उसको फाइलेरियल फीवर कहा जाता है। उसको फाइलेरियल फीवर, पहले फीवर इंसान को क्या होगा, बुखार चढ़ेगा, फाइलेरियल फीवर होगा, हेडेक होगा, ठीक है ना, मेंटली वो डिप्रेस रहेगा, सिर में दर्द होगा, उसको बुखार चढ़ जाएगा, उसको फाइलेरिया का बुखार कहा जाता है। और आगे चलकर जब थोड़ा सीवियर कंडीशन हो जाएगी, जब थोड़ा गंभीर अवस्था हो जाएगी रोग की, जब कंडीशन थोड़ी सीरियस होने लगेगी, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, तो वही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुचुरेरिया सारी लिम्फ वेसल्स को, लिम्फ ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देंगे और वहाँ पर लिम्फ का सर्कुलेशन रुक जाएगा, नसिका का जो कंसंट्रेशन है वो रुक जाएगा और जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, लिम्फ ग्लैंड जो होंगी वो स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगी और ऐसे जितने भी ऑर्गन्स हैं जहाँ पर मुचुरेरिया होंगे वो सारे ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, बॉडी के इनलार्ज हो जाएंगे। आमतौर पे कहाँ पर होता है, हमारे जो ये हाथ होते हैं, लिम्ब, हमारे जो पैर होते हैं और हमारे जो जेनाइटेलिया होते हैं, स्क्रोटम जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल्स में, ठीक है ना, तो ये हमारे लोअर लिम्ब जो होते हैं, अपर लिम्ब यानी हमारे हाथ होते हैं, हमारे जो पैर होते हैं, ये फूल कर मोटे मोटे हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पर अंदर जो लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फ वेसल्स होती हैं उनमें मुचुरेरिया जो है खूब सारे ग्रो करते हैं, जिससे लिम्फ जो होता है उसका सर्कुलेशन रुक जाता है और सारा सर्कुलेशन लिम्फ का ब्लॉक हो जाता है और लिम्फ ग्लैंड्स जो होती हैं, और वो लिम्फ ग्लैंड जिस ऑर्गन में है, यानी हमारे पैरों में है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है, हमारे फोर लिम्ब में है, हाथों में है, जहाँ पर भी, तो वो सारे ऑर्गन क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं साइज में। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं हाथी पाँव, या इसको हम इंग्लिश में फील पाँव, हिंदी में हम इसको फील पाँव भी कहते हैं। एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ऐसे आदमी को आपने देखा होगा जिसका पैर फूलकर मोटा हो जाता है, हाथी की तरह उसका पैर मोटा मोटा हो जाता है। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा आमतौर पे, या फिर बुक में देखा होगा या कभी टीवी पे देखा होगा, अगर रियल में नहीं देखा होगा। हम सब के आसपास ऐसे लोग कभी कभी दिखते हैं जिनको ये डिजीज़ होती है। कौन सी डिजीज़, फाइलेरिएसिस या मुचुरेरिएसिस। इसी को एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है, इसी को फील पाँव भी कहा जाता है, इसी को हाथी पाँव भी कहा जाता है, क्योंकि इस डिजीज़ में मुचुरेरिया खूब सारे पैरों के अंदर जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उनमें भरे होते हैं, पूरी तरह से लिम्फ ब्लॉक होता है, लिम्फ का सर्कुलेशन, और सारे ऑर्गन फूल कर मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट जो होता है वो करने की कोशिश की जाती है, कुछ मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है, लेकिन अगर हम पूरी तरह से क्यूलेक्स मॉस्किटो का इरेडिकेशन कर दें तो ये सबसे बेटर है कि हम अपने आसपास उसके होस्ट को ही ग्रो न करने दें।
अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो हमारे आसपास नहीं होगा तो ये कभी भी हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा वुचरेरिया। ठीक है ना स्टूडेंट? तो सिम्टम मैंने आपको सारा बता दिया और सिम्टम के बाद मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बताया कि कुछ एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है, कुछ ऐसी वार्म जो मेडिसिन जो एंटी वार्म मेडिसिन होती हैं जो वार्म को किल करती हैं, ऐसी मेडिसिन को भी डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं और यूज़ करते हैं। और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे आसपास हाइजीन, साफ सफाई रखना, हमारे आसपास जो है गंदा पानी नहीं इकट्ठा होना ताकि क्यूलेक्स मॉस्किटो वहाँ पे ग्रो ना कर पाए। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो अगर हमारे आसपास नहीं होंगे तो कभी भी हमें डिजीज नहीं होगी, कभी भी हमें वुचरेरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वुचरेरिया जो है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से ही हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो बहुत ही आसान सा लेक्चर था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अक्सर एग्जाम में पूछा था डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर एंड पैथोजेनेसिटी ऑफ वुचरेरिया। वहाँ पे आप दो डायग्राम बनाते हैं, एक तो स्ट्रक्चर वाला ये डायग्राम बनाते हैं वुचरेरिया का और दूसरा डायग्राम आप उसकी लाइफ साइकिल का बनाते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी पहले आपको समझा दिया ओरली। आपको उस लाइफ साइकिल का डायग्राम आपकी PDF में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत सीरियसली इस चीज़ों को पढ़िए। आपको मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया? मैंने अभी तक आपको वुचरेरिया आज पढ़ाया, उससे पहले मैंने आपको जियार्डिया पढ़ाया, उससे पहले मैंने आपको ट्रिपैनोसोमा पढ़ाया। ये 3 जो पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमन में डिजीज भी कॉज करते हैं, यही 3 आपके कंसर्न सिलेबस में होते हैं और इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये तीनों ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।